हेलो एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं उनके नियम पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर आप लोग ग्राफ अच्छे से समझे होंगे तो ये सारे नियम अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और अगर आप नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वो वीडियोज पीछे वाले देख लीजिए, ग्राफ वाले, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला नियम क्या है कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी कि जो धारा का मान होता है ना, वो आपतित जो प्रकाश है उसकी तीव्रता के समानुपाती होगा। अगर उस आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो धारा का मान अधिक होगा, और कम होगी तो धारा का मान कम होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ में है ना, आप देख सकते हैं इसकी तीव्रता I1 है, तो इसका धारा यहीं पे सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया। I2 जिसकी तीव्रता ज़्यादा है, देखिए I1 से, तो वो थोड़ा और ऊपर गया धारा का मान। I3 जिसका सबसे ज़्यादा है वो थोड़ा और ऊपर गया। यानी तीव्रता के बढ़ने के साथ धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा कहता है कि प्रकाश विद्युत धारा का संतृप्त मान आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है। तो आप इसमें देखे थे, और फिर देख लीजिए संतृप्त मान है, धारा यहाँ तो लगातार बढ़ ही रहा था, तीव्रता बढ़ने के साथ संतृप्त मान भी बढ़ रहा है। पहला जिसकी तीव्रता सबसे कम है यहीं पे संतृप्त हो गया, कम मान पे संतृप्त हो गया। जिसकी तीव्रता उससे अधिक है वो थोड़ा और अधिक मान पे संतृप्त हुआ, जिसकी तीव्रता और अधिक है वो और अधिक मान पर संतृप्त हुआ है। तो ये दो बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ गए। निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निरोधी विभव है, अंतक विभव है, जहाँ पे धारक वह विभव ऋणात्मक मान होता है उसमें, इसमें निरोधी विभव आपको फिर से बता दें कि ये जो है ना, ये टर्मिनल एनोड वाला ये ऋणात्मक हो जाता है और इधर इलेक्ट्रॉन का बहाव रुक जाता है, जिसके कारण निरोधी विभव कहते हैं और करंट शून्य हो जाता है। तो वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं इसमें तीव्रता अलग अलग है, I1 है, I2 है, I3 है, फिर भी निरोधी विभव जिसको अंतक विभव कहते हैं वो एक ही है। यानी कि तीव्रता के बदलने से निरोधी विभव का मान नहीं बदल रहा है। चौथा पॉइंट है कि प्रकाश विद्युत का संतृप्त मान आपतित किरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो आप देख सकते हो ये सेकेंड वाला ग्राफ जो इसमें इधर, इसमें आप देख रहे हो कि आवृत्ति इसका ν1 है, ν2 है, ν3 है, यानी कि आवृत्ति बढ़ रहा है। आवृत्ति बढ़ने के बाद भी सभी प्रकाश के संतृप्त मान क्या है, सेम है, एक ही जगह पे जाके धारा संतृप्त हो रहा है। यानी कि आवृत्ति पर धारा का संतृप्त मान निर्भर नहीं करता है। पांचवा पॉइंट है कि विकिरण के उच्च आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान ऋणात्मक में बढ़ता है। अब आप देख सकते हो कि आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे ν1 है उसके लिए V01 था, है ना, फिर उससे बढ़ के ν2 हुआ तो ऋणात्मक में आप देख सकते हो कि और बढ़ गया, V02 हो गया निरोधी विभव का मान, और ν3 हुआ बढ़ के तो ऋणात्मक विभव का मान और बढ़ गया निरोधी विभव में, है ना, निरोधी विभव का मान और बढ़ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कि आवृत्ति का मान बढ़ने से निरोधी विभव का मान भी ऋणात्मक में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वहीं पे संतृप्त धारा का मान एक ही है। अब उसके बाद है कि क्रांतिक आवृत्ति से उच्च आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन के निरोधी विभव का नाम निरोधी विभव का मान रेखीय रूप से बदलता है। तो आप देख सकते हैं कि क्रांतिक आवृत्ति जो होती है उसके उच्च विभव पर, क्रांतिक आवृत्ति से उच्च विभव पर फोटो इलेक्ट्रॉन के निरोधी विभव का मान रेखीय रूप से बनता है। तो क्रांतिक आवृत्ति को देहली आवृत्ति भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ है देहली आवृत्ति का, ये जो है ये क्या होता है, क्रांतिक विभव, इसको क्या कहते हैं, क्रांतिक आवृत्ति, क्रांतिक आवृत्ति, या फिर इसको कहते हैं देहली आवृत्ति, है ना। तो ये देहली आवृत्ति यानी कि इससे कम पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे देहली आवृत्ति का मान बढ़ते जा रहा है निरोधी विभव का मान भी बढ़ रहा है, लेकिन वह कैसे बढ़ रहा है, रेखीय रूप में बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। देख सकते हैं आप, एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति ν0 जिसे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता है देहली आवृत्ति कहलाती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु देहली आवृत्ति की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं इसमें, देखो ये जो प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आने के बाद इससे इस कैथोड के प्लेट पे यानी कि उत्सर्जक प्लेट पे प्रकाश टकराया, तो इस प्रकाश की कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी। तो कम से कम उस मिनिमम आवृत्ति होगी, वह मिनिमम आवृत्ति जब वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए उसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। अब देहली आवृत्ति से भी कम पे क्या कभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो नहीं आएगा। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है उससे अधिक पे तो आएगा लेकिन उससे कम पे नहीं आएगा, उस आवृत्ति को कौन सी आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और उससे कम आवृत्ति पे उत्सर्जन नहीं हो सकती है। तो अब ये अंतिम पॉइंट है, धातु सतह पर प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बीच समय पश्चता यानी कि टाइम लैग नहीं होता। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि ये धातु सतह है, उत्सर्जक प्लेट, इस पे प्रकाश का आपतन हुआ और इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये प्रकाश का आपतन और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई टाइम लैग नहीं होता, यानी कि जैसे ही प्रकाश टकराएगा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रकाश टकराया फिर उसके 2 4 5 सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं होता। प्रकाश का टकराना और इलेक्ट्रॉन का निकलना दोनों एक ही समय होगा, कोई टाइम लैग इसमें नहीं होता, क्योंकि इसको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप प्रकाश टकराया और अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसलिए धातु सतह पर प्रकाश के आपतन तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चता यानी कि टाइम लैग नहीं होता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। और आपको हमारे चैनल पे अगर इसी तरह से वीडियो देखते रहना है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे पूरे 12th फिजिक्स क्लास के वीडियोज आएंगे हिंदी माध्यम में। धन्यवाद।